बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्ताइन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही अहम बातें बताऊँगी। दुआ ज़हरा ने अपनी तमाम जो जर्नी है, जो उसने ये तमाम तर सफ़र तय किया, क्या कुछ हुआ उसके साथ और किस तरह से ये तमाम वक्त उसने गुजारा, वो उसने बताया है। मैं जब आपको ये तमाम बातें बताऊँगी तो इन तमाम बातों को सुनते हुए इस बात को भी जहन में रखिएगा ज़रूर कि ये भी हो सकता है कि तमाम बातें उसको फ़ीड की गई हों, क्योंकि देखिए दुआ ज़हरा जिस वक्त अदालत में पेश की गई, दुआ ज़हरा ने अदालत में जिस तरह का बयान दिया और जिस तरह की बातें उसने की, तो उसकी उम्र वो है कि वो उन चीज़ों को नहीं समझती है। वो नहीं समझती है कि आइन क्या है, कानून क्या है, लेकिन ये तमाम चीज़ें उसको जिस तरह से फ़ीड कराई गई उस तरह से ही उसने अदालत में जाके बोली। यहाँ तक कि उसकी नज़रों का जो ज़ाविया था वो बिल्कुल अपने वालिदैन से, जिसका कहते हैं कि नज़रें फेरे हुए था। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई डर खौफ भी होगा, अब न जाने वो कैसा डर खौफ था, लेकिन दुआ ज़हरा ने अदालत में बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स के साथ आई कांटेक्ट नहीं किया। शायद उसकी वजह डर हो सकती है या उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो मैं आज आपको बताऊँगी, दुआ ज़हरा की पूरी वो जर्नी उसकी ज़ुबानी आपको सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले एक ऐसी एक्टिविटी जो मैंने अदालत के अंदर नोट की, मैं उसको ज़रूर सामने लाना चाहती हूँ। वो एक्टिविटी ऐसी मशकूक है कि जिसके बाद मुझे ख़ुद भी शक पड़ गया कि यकीनन कुछ तो दाल में काला है। वो एक्टिविटी ये थी कि जब दुआ ज़हरा को अदालत में लाया जाता है तो जिस तरह से उसको तेज़ी से लाया जाता है, माँ बाप से बिल्कुल बात नहीं की जाने देती। जिस वालिद जो है उसके सर पे हाथ रखना चाह रहे होते हैं उनको पीछे धकेल दिया जाता है, वालदा को करीब नहीं आने दिया जाता, बिल्कुल उसको काले बुरके में और सफ़ेद चादर में लपेट के लाया जाता है। जिस तरह से वो अंदर दाखिल होती है और उससे कोई सवाल किया जाता है, उसका जवाब उसको नहीं देने देते। लेकिन हमने ये भी देखा था कि जब निम्रा काज़मी पेश होती है तो वो अपनी माँ से बातें भी करती है, वहाँ माँ के साथ बैठती भी है। ना उसके साथ इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है, ना उसको इस तरह से लाया जाता है जैसे किसी बड़े हाई प्रोफाइल मुजरिम को लाया जाता है। तो ये सब कुछ क्या था? फिर उसके बाद ज़हीर जो इसकी भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं डाली गई, बल्कि उसको सिर्फ पुलिस की तहवील में रखा गया है, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वो बड़े आराम के साथ और बड़े मज़े के साथ वहाँ पर बैठा हुआ है। जहाँ तक दुआ ज़हरा के वालिदैन की बात है तो वो बहुत परेशान है। मैं समझती हूँ कि कम अज़ कम इतना मौका दिया जाना चाहिए था कि उसके वालिदैन अपनी बच्ची से बात तो कर सकते, उसको देख तो सकते, थोड़ा सा उनके साथ भी वो बैठ पाती। जो उसने इतना वक्त वहाँ पे गुजारा है, थोड़ा सा इनको भी तो मौका दिया जाता। उसको जहाँ पर भेजा गया है, जहाँ पे वो इस वक्त शेल्टर होम में है, वहाँ पर भी उसको इजाज़त नहीं कि वो अपने वालिदैन से कोई बात करे या उनसे कुछ मिल सके। और यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि एक और जो बात बड़ी तशवीशनाक है वो ये है कि सिविल कोर्ट में, सिटी कोर्ट में माज़रत के साथ ये मुकदमा चलना था। हाई कोर्ट में तो सिर्फ ये मामला देखा जाना था कि बच्ची को बाजियाब होना है। दूसरा मामला ये था कि बच्ची का मामला कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला केस ना हो। लेकिन बहुत तेज़ी से अदालतें, जब सिटी कोर्ट्स बंद हैं और यहाँ पर लाया जाता है, वो जज साहिबान जो इस केस को पहले से नहीं देख रहे थे, जो पहले जज साहिबान थे वो इस केस को देख रहे थे, इस केस को समझ रहे थे और उसमें उनको भी शुबा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है। उन सब चीज़ों को एक साइड पर रख के यहाँ पर आकर जब इस केस को इस कोर्ट में पेश किया गया और फिर जितनी तेज़ी से मामले को निपटाया गया और फिर मेडिकल का आनन फानन हुक्म दिया गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बड़ी ही अलार्मिंग हैं। ज़रूर आपके आईब्रोज अप होते हैं, आपका एक सोच इस तरफ जाती है कि देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि मामला इस तरह नहीं उस तरह है, चले वो अपनी मर्ज़ी से गई होगी, लोग ये भी कह रहे हैं। लेकिन जो भी आप देखिए, आप ये देखिए कि इस वक्त जो सिनेरियो एक सामने नज़र आ रहा है उसमें ये ज़रूर देखा जा रहा है कि कोई तो है एक ऐसी शख्सियत जो इस तरह से चाहती है कि मामला बड़ी तेज़ी से आनन फानन। देखिए ज़हीर जो है वो बड़े आराम से वहाँ पर मौजूद है। ज़ाहिर जाफ़र जैसा कातिल जो था वो भी मीडिया से बात करता था और मीडिया को जवाब देता था। उसके साथ कितनी पुलिस और सिक्योरिटी होती थी, लेकिन वो चलते चलते लोगों को बातें सुनाता जाता था। लेकिन यहाँ पर दुआ ज़हरा से बात ही नहीं करने दी गई। एक शख्स आता है, वकील आता है, वो कान में कुछ कहता है सफ़ेद कपड़ों वाले शख्स को, उसके बाद वो लेडी कांस्टेबल और पुलिस वालों को कुछ कहते हैं और बहुत तेज़ी से दुआ ज़हरा को आप अंदर कोर्ट ले जाते हैं और अदालत में पेश करते हैं, लेकिन किसी से मिलने और बात नहीं करने देते। ये शख्स कौन है? जो एक सफ़ेद कपड़ों वाला एएसआई है, ये लाहौर से, पंजाब से यहाँ पर आया है और इसका काम क्या है कि जल्दी से यहाँ से मामला निपटा कर दुआ ज़हरा को वापस ले जाया जाए। जो मेरी मालूमात है, मैंने अभी इसको मज़ीद भी कंफर्म करना है, क्योंकि
दुआ ज़हरा को इतनी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ से फ़ैसला दिलवा कर वापस पंजाब ले जाने की जो वजह मेरे सामने अभी तक है वो यही है कि पंजाब पे चूँकि उम्र जो है उसका तयन जो है वो 16 से 17 साल है। 16 से 17 साल यानी 16 साल की लड़की है तो वो शादी कर सकती है, जबकि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो है वो सिंध के अंदर है और 18 साल की उम्र लिमिट है। अब जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके अंदर बहुत बड़ा घपला जो सामने नज़र आ रहा है जनाब आली, वो भी आप ज़रा सुन लीजिए। देखिए, दुआ ज़हरा के वालिद के पास अपना शादी का सर्टिफिकेट है बच्ची की, जिसे हम लोग आम ज़ुबान में जमन पर्ची यानी कि जब वो पैदा हुई है वो पर्ची भी मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, पासपोर्ट है, वीज़े है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद वो जो मेडिकल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट में अब क्या आया है ये भी सुन लीजिए। बड़ा ही हैरान कुन किस्म की रिपोर्ट है जिसमें उसकी उम्र जो है 16 से 17 साल के दरमियान बताई जा रही है। अब ज़रा सुनिएगा, 16 से 17 साल के दरमियान उम्र बताए जाने का मतलब क्या आप समझ सकते हैं? जी हाँ, इसका मतलब ये है कि पंजाब में तो उसकी शादी जो है वो दुरुस्त साबित हो गई, क्योंकि निमरा का केस जो है उसमें जब उसकी उम्र 17 से 18 साल कही गई मेडिकल रिपोर्ट में, तो ये कहा गया कि 2 माह के बाद वो 18 साल की हो जाएगी उस रिपोर्ट के मुताबिक, इसलिए 2 माह के लिए उसको वहाँ पे भेज दिया गया शेल्टर होम में। अब आ जाते हैं उसी शेल्टर होम में, यहाँ दुआ ज़हरा को भी ठहराया गया जहाँ पे निमरा काज़मी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये 16 से 17 साल के दरमियान जो उम्र बताई गई दुआ ज़हरा की, उसके बाद पंजाब में कहा जा सकता है कि उसकी शादी जो है, जो निकाह नामा है वो तो सही हो गया। वो निकाह नामा जिसका मौलवी अभी तक कह रहा है कि मैंने तो ये निकाह पढ़ा ही नहीं, यानी कि निकाह तो हुआ ही नहीं फिर वो केस जो है वो सिटी कोर्ट में चलना था जिसमें निकाह खां ने पेश होना था, जिसमें आपके वो जो बाकी मुल्ज़िमान हैं उन्होंने पेश होना था, लेकिन वहाँ तो मामला चला नहीं। यहाँ से हाई कोर्ट से फिर डायरेक्ट ले जाने की तैयारियाँ हैं लाहौर यानी कि पंजाब, और पंजाब से ही ये शख्स यहाँ पर आया है जो इनके साथ साथ मौजूद है। ये सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स जिसके ज़िम्मे ये लगाया गया है, जो मेरी इत्तलात है उनके मुताबिक, कि उसने दुआ ज़हरा को लेकर वापस जाना है, क्योंकि जब मेडिकल रिपोर्ट में आ गया कि 16 से 17 साल उम्र है। अच्छा, अब इस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर क्या ख़राबी है ये भी ज़रा सुन लीजिएगा। ये मेडिकल रिपोर्ट जो है ये बड़ी ही मशकूक है, वो इस वजह से कि मेडिकल रिपोर्ट जो है वो एक मेडिकल बोर्ड बाकायदा बैठता है, बाकायदा एक आपकी उसके ऊपर सिटिंग होती है बोर्ड की। लेकिन यहाँ पर जो मेडिकल रिपोर्ट मेरे सामने है इस वक्त, जो मेरे सामने पड़ी है, उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि ये मेडिकल रिपोर्ट तो बता रही है कि एक डॉक्टर साहब है जिन्होंने इसके ऊपर अपने तमाम तफसीलात दी हैं। और ये मैं ज़रा आपको थोड़ी सी रिपोर्ट यहाँ से पढ़ के भी बता देती हूँ, जिसमें कि दुआ ज़हरा की तमाम वो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन लिखा गया है कि 06/06/22 यानी कि आज के दिन ये एग्ज़ामिनेशन होता है। माज़रत के साथ कल के दिन ये एग्ज़ामिनेशन हुआ था इसका, और उसमें इसकी ये तमाम डिटेल्स लिखी गई। इसका वज़न लिखा गया कि 35 किलो वज़न है। उसके बाद इसके टीथ का टेस्ट हुआ है ये, उसके बाद इसके बोन का वो टेस्ट, एक्सरे रिपोर्ट आई है, एक्सरे रिपोर्ट से हड्डियों की रिपोर्ट से जज किया जाता है। फिर टीथ के दांतों के टेस्ट से ये रिपोर्ट, आपको पता है दांतों के टेस्ट होता है, उससे पता लगता है कि उम्र क्या है। तो ये 2 इसके टेस्ट किए गए, और इन 2 टेस्टों के बाद ये एक डॉक्टर साहब है, और उसमें लिखा जा रहा है एज़ पर क्या जी, ये पढ़ना भी थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। एनीवेज़, उसके मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो रेडियोलॉजिस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी के जो गालबन हेड हैं, उन्होंने इसको बताया कि जी बच्ची की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है, यानी कि टुवर्ड्स 17 ईयर है बच्ची की एज, ठीक है। और ये सिविल हॉस्पिटल कराची के डॉक्टर साहब हैं, और इनका नाम है जनाब सबा जमील, अगर मैं गलत ना पढ़ रही हूँ, ठीक है जी। और एक डॉक्टर की रिपोर्ट है रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट के, गालबन ये हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी से, जी रेडियोलॉजिस्ट है और डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने ये रिपोर्ट जो है ये सामने रखी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है उसकी बुनियाद पर इसकी ये आ रही है रिपोर्ट, लेकिन एक पूरा मैं कहती हूँ कि एक बैच बैठता है और उसके मुताबिक ये रिज़ल्ट आने चाहिए। दोबारा से वैसे कराई जाएगी रिपोर्ट, क्योंकि दुआ के वालिद का कहना है कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते। और उसके बाद ये भी है कि इस रिपोर्ट के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, ये नादरा, ये इदारे, ये जो सब काम कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों काम कर रहे हैं, इन सब का, इनके वजूद का मकसद क्या है? तो दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। यानी कि आइंदा से फिर हर एक की मेडिकल रिपोर्ट और ये आपके दांतों का टेस्ट और आपके ये हड्डियों का टेस्ट करा के
کہ آئندہ سے پھر ہم جہاں بھی ایڈمیشن لینے جائیں تو ہم ان چیزوں کو بنیاد بنا کے ہم ٹیسٹ لیا کریں میرے خیال سے، تو وہ بہت ہی بہتر ہو جائے گا۔ اچھا جی، میں اب آپ کو دعا کی کہانی بھی تھوڑی سی سنانا چاہتی ہوں، اور بہت سی بلکہ معلومات ہیں اس وقت میرے خیال سے، میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دعا زہرا کی ساس کو حراست کرنے کی جو درخواست کا معاملہ ہے وہ کہاں پر پہنچا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے اس وقت۔ دعا زہرا کی جو کہانی ہے وہ کیا ہے، میں بالکل ساتھ ہی اس کو جوڑ دوں گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ مجھے اس ویڈیو کو یہاں پہ ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا، اس لیے اگلی ویڈیو میں ضرور دیکھیے گا کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیلز اس کے اندر موجود ہوں گی۔